हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास नंबर 2। और जैसे कल हम लोगों ने पहली क्लास में एक चैप्टर पूरा कर चुके थे, आज दूसरा चैप्टर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। वही एनर्जी है ना, वही डिसिप्लिन है ना। बस 30 दिन आप लोग इसी अनुशासन से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, सब कुछ पॉसिबल है ना। चलिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और एक बार फिर से बता दूं, रेलवे के एक बार आप लोग साइंस डिटेल में पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग चाहे एलपी दो, टेक्नीशियन दो, जेई दो, ग्रुप डी दो, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। लाइव बैच है और एक रिकॉर्डेड बैच भी दे रखा है। अगर किसी को जल्दी करना है तो इस पे विशेष ऑफर चल रहा है, मात्र 599 रुपए में मिल जाएगा। कूपन कोड लगा लीजिएगा SM200। 5 जुलाई से 10 जुलाई तक ऑफर है। ये सारे इसके फीचर्स है, कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। डेली लाइव क्लास होती है 1 बजे, अगर मिस करते हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना। जब ज्वाइन करोगे तब से 1 साल तक आपके पास में रहेगा। तो प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, पेड कोर्स में जाओगे, निर्माण बैच में जैसे यहां पर जाओगे कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा, लगाते 200 रुपए ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और बाकी की 2 क्लास का समय आपको पता है ना, ये चल रही है साइंस मैग्नेट रेलवे एग्जाम पे। किसकी? मैथ्स की और रीजनिंग की। मैथ्स के दोपहर 12 बजे, रीजनिंग के सुबह 9 बजे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए, बताओ दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से आप लोग समझिए। क्या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद में यह मिलता है क्या? क्या प्रोटीन के डाइजेशन के बाद में यह मिलता है क्या? क्या वसा के डाइजेशन के बाद में यह मिलता है क्या? क्या विटामिन के बाद में यह मिलता है क्या? कौन कौन सी बात बिल्कुल सही लिखी गई है क्वेश्चन में, यह पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं अलग अलग। तो अगर बात करें दोस्तों, जो भोजन हम लोग लेते हैं ना, उसमें ये जो जितने भी चीजें हैं ना, ये काफी जटिल रूप में होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो हमारी बॉडी में बिल्कुल सरल पदार्थों में टूट जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेशन यानी पाचन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, इससे आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलती है। क्या ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है? क्या सरल कार्बोहाइड्रेट है? क्या बिल्कुल, यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज मिलता है। दोस्तों, प्रोटीन की बात करी जाए तो ये आप लोगों का बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। बहुत, इनको बोलते हैं अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो जब इसका डाइजेशन होता है, जब हम लोग खाएंगे, तो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद में दोस्तों हम लोगों को क्या मिलता है? अमीनो अम्ल मिलता है, ना कि ये मिलता है, गलत है दोस्तों। जो वसा हम लोग खाते हैं, जब इसका पाचन होता है तो इससे मिलता है फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल। साथ में एक पदार्थ और मिलता है जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो क्या फैट के बाद पाचन से ये मिलेगा क्या? नहीं दोस्तों, विटामिन का पाचन नहीं होता। ये ऑलरेडी बहुत सिंपल होता है, सरल होता है, सीधे ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसका डाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है और ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी पे क्या मैं टिक कर सकता हूं क्या? बताइए। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। आप लोगों को बताना है, गलत कथन को चुनना है। तो देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसा होता है, पोषण क्या होता है, मेथड क्या है बताओ। कल बताया था होलोजोइक मेथड, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे, भोजन अंदर लेंगे। इस प्रक्रिया को बोलेंगे क्या? बता दो एक बार फिर से। सबसे पहले भोजन अंदर लेंगे, इसको बोलेंगे इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। इसके बाद में दोस्तों जो भी आपने भोजन लिया वो सरल पदार्थों में टूटेगा। इस प्रक्रिया को बोलेंगे डाइजेशन यानी पाचन। अब दोस्तों, पाचन के बाद में जो सरल पदार्थ मिले, ये आपकी बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बेसिकली रक्त में इनका अवशोषण हो जाता है। फिर जैसे जैसे रक्त पूरी बॉडी में जाता है, ये जो आप लोगों के पोषक तत्व होते हैं पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। दोस्तों, जो भोजन का पाचन नहीं हुआ है वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है, इसे बोलते हैं इजेशन यानी मल त्याग। तो बताइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताओ कौन सा गलत कथन है? दोस्तों, स्वांगीकरण क्या अंतर्ग्रहण से पहले ही हो जाएगा क्या? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्लियर है? और बताओ, और कुछ गलत लग रहा है? बाकी सब मेरे को सही लग रहा है, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी कई बच्चे बोल रहे हैं, चेक करते हैं। अवशोषण जो होता है वो स्वांगीकरण से पहले होता है क्या? ये तो सही बात है। लेकिन पाचन के बाद होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। हमको गलत कथन चुनना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है पाचन तंत्र के अंग बताइए, ऑर्गन्स बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब देखिए दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र क्या होता है? हमारी बॉडी के उन अंगों का समूह को हम लोग पाचन तंत्र बोलेंगे, है ना। उन अंगों के समूह को पाचन तंत्र बोलेंगे जो कि बॉडी में फूड के पाचन में हेल्प करता है, भोजन का डाइजेशन कराता है। बताओ तो कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए, हमारे पाचन तंत्र की बात करी जाए, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग समझो, जब भी आप लोग भोजन रखोगे तो भोजन जहां जहां से होके गुजरता है उस पूरी नली को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नली। दोस्तों इसमें क्या क्या आता है समझिए। देखो सबसे पहले जो भोजन होता है आप लोग वो माउथ में रखते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला हिस्सा हो जाएगा माउथ। दोस्तों माउथ के बाद में भोजन इस नली के माध्यम से नीचे जाता है, इस नली को बोलते हैं ईसोफेगस, जिसे हिंदी में ग्रास नली भी बोलते हैं। आ गई बात समझ में। और यहां से जो भोजन होता है वो आप लोगों के पेट में जाता है। आ गई बात समझ में। पेट से दोस्तों आप लोगों का ये जो छोटी आंत होती है इसमें जाता है, और फिर यहां से दोस्तों ये जो बड़ी आंत होती है फिर इससे होके गुजरता है जो आपका वेस्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल कहां से बोलोगे? मुंह से लेकर बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी पार्ट होता है ना, यहां तक। क्लियर है? क्या केवल ये ही भोजन के पाचन में मदद करते हैं क्या? नहीं गुरुजी, इसके अलावा कुछ और अंग भी होते हैं जो अपने में से कुछ रस निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीवर यहां पर होता है, ये अपने से कुछ जूस निकालता है, कुछ रस निकालता है जो कि नली के माध्यम से यहां पर आ जाता है। तो जब भोजन पे रस पड़ता है तो भोजन का पाचन होता है, यानी लीवर भी मदद कर रहा है। तो ऐसे अंग जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां। तो कई ग्लैंड्स है, कई ग्रंथि है जिनसे अलग अलग पदार्थ निकलते हैं जो कि भोजन के पाचन में मदद करते हैं। तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। हमारा जो मुंह होता है इसके अंदर कुछ ग्रंथियां होती है जिससे सलाइवा निकलता है, लार निकलता है, ये भोजन के पाचन में मदद करता है। दोस्तों दूसरी बात, जो हमारा पेट होता है इसके अंदर भी कुछ ग्रंथि पाई जाती है, कुछ ग्लैंड पाई जाती है। ग्लैंड किसको बोल रहे हैं? जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको लीवर के बारे में बता ही दिया। एक दोस्तों यहां पर एक अंग और होता है, इसको भी ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे भी कुछ पदार्थ निकलता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करेगा। इस अंग का नाम क्या है? पैनक्रियास। इसको ग्रंथि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे कुछ पदार्थ निकल रहा है। क्लियर है? चलिए तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ तो पाचन तंत्र के ऑर्गन बताने हैं आप लोगों को। तो क्या किडनी पाचन में मदद करेगी क्या? हटाओ। दोस्तों ईसोफेगस करेगा बिल्कुल, लेकिन लैरिंग्स नाम का कुछ मैंने बताया क्या? हटाओ। तो माउथ हो जाएगा एक तो मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों एक एडल्ट की, एक बड़े व्यक्ति की बात करी जाए तो जो आहार नाल होती है, आहार नाल किसको बोलते हैं? जहां से होके भोजन गुजरता है। जैसे सबसे पहले भोजन आप लोग कहां पर रखोगे? सर माउथ में रखोगे, फिर यहां से इस नली में जाएगा, इसको ईसोफेगस बोलेंगे। इसके बाद में पेट में जाएगा, इसके बाद में छोटी आंत में जाएगा। तो जो भोजन पचा नहीं बेसिकली वो यहां से निकल जाएगा, इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। और बड़ी आंत का जो आखिरी पार्ट होता है जिससे आपका मल बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एनस। तो मुंह से लेकर एनस ये क्या है? पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो 9 मीटर होती है। अगर दोस्तों फुट में पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे 30 फुट होती है। आगे बात समझ में। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आहार नाल या आहार नलिका का पार्ट कौन सा नहीं है? 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है? तो एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? जहां जहां से होके भोजन गुजरता है। मुंह आ गया आपका, ईसोफेगस आ गया, ग्रास नली आ गया, पेट आ गया, छोटी आंत आ गया, बड़ी आंत आ गया। लीवर से होके भोजन नहीं गुजरता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ। आप लोगों को बोला गया है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें केवल एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के पार्ट ही आपको मिलेंगे। तो लीवर अभी भी आपने बताया एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, इस ऑप्शन को हटा दो। अभी अभी बताया लीवर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, इस ऑप्शन को हटा दो। लीवर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, इस ऑप्शन को हटा दो। तो देखिए दोस्तों आपको पता है मुंह जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ना। और फिर मुंह से भोजन इस नली में जाता है जिसे बोलते हैं ग्रास नली। बहुत बढ़िया। इसके बाद में जाता है ये पेट में। पेट के बाद में दोस्तों जाता है छोटी आंत में। ये रेक्टम, ये मलाशय क्या हो गया अभी बताता हूं। देखिए दोस्तों जो अपचित भोजन होता है ना वो आप लोगों का
इसमें चला जाता है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। दोस्तों बड़ी आंत का ये एक पार्ट होता है यहां पर जिसे बोलते हैं रेक्टम यानी मलाशय। यहां पर आपका मल संग्रहित होता है और मल जब ज्यादा स्टोर हो जाता है फिर आप लोग मल त्याग करते हो, ठीक है। तो रेक्टम यानी जो मलाशय है वो बड़ी आंत का ही पार्ट है और बड़ी आंत एलिमेंट्री कैनाल का है। तो क्या मैं ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दूं? बिल्कुल सर, कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल में क्या क्या आता है एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मुंह, फिर इसके बाद में ये ग्रास नली, आपको लगेगा ये सबसे लंबी है। फिर दोस्तों आप सोचोगे नहीं पेट मुझे लंबा लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसके बाद में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, छोटी आंत, ये बहुत कुंडलित होती है। अगर इसको यहां से पकड़ के और यहां से ऐसे खींच दोगे ना तो इसकी जो लंबाई होती है आपको पता है कितनी है? 7.5 मीटर। यानी आपकी आहार नाल पूरी 9 मीटर की थी, उसमें से 7.5 मीटर तो आपकी छोटी आती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे लंबा पार्ट है। एनसीईआरटी ने भी बोल रखा है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 7.5 मीटर है। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों चीजें क्लियर है यहां तक? आइए अब हम लोग एक एक अंग की बात करेंगे, सबसे ऊपर से लेके नीचे तक बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मुंह की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों जो माउथ होता है ना, ध्यान रखिएगा, जिसे आप लोग हिंदी में मुंह बोलते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं बकल कैविटी, मुख गुवा, है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो दोस्तों मुख गुवा किस में मदद करता है बताओ? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, पाचन तंत्र का भाग है, पाचन में मदद करता है। कैसे? क्योंकि मुंह के अंदर ही दांत होते हैं, तो जब भोजन रखते हो क्या उसको छोटे पार्ट में तोड़ने में मदद करेगा क्या आपका मुंह? बिल्कुल ठीक है। चलिए आ जाओ। अब दोस्तों आपके माउथ में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो हो गए टीथ यानी दांत, भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं क्या ये? बहुत बढ़िया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टीथ यानी जीभ, सॉरी टंग यानी जीभ। तो आप लोग मुझे बताइए जीभ कैसे पाचन में मदद कर सकती है? मैंने आपको बताया हमारे मुंह में पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां, जिनसे लार निकलता है। तो ये लार भोजन के पाचन में मदद करता है। तो जीभ क्या करती है? इस लार को भोजन में अच्छे से मिलाती है, ठीक है। तो इसलिए जीभ कहीं ना कहीं पाचन में मदद कर रही है। चलिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे मुंह में कुछ ग्रंथि पाई जाती है, कुछ ग्लैंड पाई जाती है, जिनसे सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। तो इन ग्लैंड को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां। तो मुंह में ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। आ गई बात समझ में? चलिए सबसे पहले करते हैं दांत के क्वेश्चन। करो, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। करो क्वेश्चन को सॉल्व, वरना मैं तो आपको समझाऊंगा ही, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर टीथ की बात करी जाए, दांतों की संख्या की बात करी जाए, एडल्ट में कितनी होती है? 32 होती है। अब ये दांत आप लोग ध्यान से समझिए, निचले जबड़े में कितने होंगे गुरुजी? 16 होंगे। और ऊपरी जबड़े में भी कितने होंगे? 16 होंगे। इन 16 को अगर मैं समझा दूं नीचे वाले को, तो ऊपर वाले समझ में आ जाएंगे क्या? बताओ। बिल्कुल। तो इन 16 को भी क्यों समझाऊं? मैं केवल यहां पर जो 8 दांत है इनको समझा दूं, क्योंकि ये 8 दांत आप लोगों को समझ में आ गए, तो ऐसे की ऐसे 8 दांत यहां पर होंगे। बोलो यस और नो। चलिए तो आइए मैं आपको समझाता हूं। ऊपरी जबड़े में 16 है, निचले जबड़े में 16 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल इन 8 को समझा रहा हूं, क्योंकि ये 8 समझ में आ गए तो ये 8 आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ये है वैसे ही ये है। और निचले जबड़े के पूरे 16 समझ में आ गए, तो ऐसे के ऐसे ऊपरी जबड़े में है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन 8 में स्टार्टिंग के जो 2 दांत होते हैं इनको बोलते हैं इंसिजर यानी कृतंक। दोस्तों इसके पास में एक शार्प टीथ होता है, नुकीला दांत होता है, जिसको बोलते हैं कैनायन यानी रत्नक, यानी रत्नक की संख्या 1। इसके पास में दोस्तों जो 2 दांत होते हैं इसको बोलते हैं प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। और आखिरी के जो 3 दांत होते हैं इसे बोलते हैं मोलर। तो दोस्तों गिन के देखो, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 हो गए क्या? तो अगर ये 8 आपको समझ में आ गए तो ऐसे के ऐसे 8 यहां पर होंगे। क्लियर है? इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं 2 1 2 3 बट्टे 2 1 2 3। इसको डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, दंत सूत्र बोलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे वापस आते हैं, आ जाओ। देखो दोस्तों एक जबड़े की बात हो रही है, इसमें अग्र चवर्णक दांतों की संख्या कितनी है? प्रीमोलर टीथ कितनी है? तो दोस्तों अगर बात करें निचले जबड़े में, इन 8 में प्रीमोलर कितने थे बताइए? तो 2 तो इंसिजर थे यानी कृतंक थे, इसके पास में कैनायन था यानी रत्नक था, फिर 2 क्या थे? प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। तो 2 अग्रचवर्णक यहां पर हो गए, ऐसे ही 2 अग्रचवर्णक यहां पर होंगे, यानी एक जबड़े में प्रीमोलर अग्रचवर्णक कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। यहां पर ये लिख दूं क्या? कोई समस्या है क्या?
ठीक है दोस्तों, पूरे मुंह में प्री मोलर और मोलर के दांतों की संख्या का अनुपात बताओ। तो देखो, प्री मोलर अग्र चवर्णक यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यानी निचले जबड़े पे 4 हो गए, ऊपरी जबड़े में भी ऐसे ही 4 होंगे, 4 + 4 8, यानी दांतों में कुल हमारे पूरे मुंह में प्री मोलर दांत कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। मोलर कितने हो जाएंगे दोस्तों? यहां पर मोलर थे 3, चवर्णक थे 3, ऐसे ही 3 यहां पर होंगे, यानी निचले जबड़े में टोटल मोलर दांत कितने हो जाएंगे? चवर्णक दांत 6 हो जाएंगे। ऐसे ऊपरी जबड़े में होंगे 6 + 6 12, यानी हमारे पूरे मुंह में मोलर दांत कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 8/12। तो 8 कटा 4 से 2 बार में, 12 कटा 4 से 3 बार में, 2:3। दोस्तों मैं तो ऑप्शन नंबर ए करके आता है एग्जाम में, आप भी करके आते क्या? क्वेश्चन अच्छा था या नहीं था बताओ? क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं था? अच्छा था। एक ही क्वेश्चन में देखो कितनी सारी चीजें पूछ ली। वेरी गुड दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी बता दीजिए। एक एडल्ट की बात करी जाए तो निचले जबड़े में रदनक दांत कितने होते हैं? कैनायन टीथ कितने होते हैं? तो देखिए दोस्तों, निचले जबड़े में 16 दांत होते हैं। दोस्तों अगर इन 16 को 2 पार्ट में बांट करें तो यहां पर 8 होंगे। तो इन 8 में स्टार्टिंग के जो 2 दांत होते हैं उनको बोलते हैं इंसिजर यानी कृतंक। इसके पास में एक दांत होता है, इसको बोलते हैं कैनायन यानी रत्नक। तो एक रत्नक ये रहा और ऐसा का ऐसा एक रत्नक यहां पर होगा, यानी निचले जबड़े में टोटल रत्नक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगर पूरे मुंह में पूछा जाए कितने कैनायन होंगे, कितने रत्नक होंगे, तब आपके आंसर 4 हो जाएंगे। दोस्तों समझ रहे हो क्या? देखो गलती कर रहे हो अभी भी, कोई 8 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं बच्चों के बारे में। बड़ों की बात हो गई, बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बच्चों में जो टीथ होते हैं वो 32 नहीं होते, कितने होते हैं? 20 होते हैं। अगर 3 से 4 साल तक के बच्चे की बात करी जाए तो उनके मुंह में दांतों की संख्या केवल 20 होती है। फिर जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाएंगे फिर वो एक्स्ट्रा दांत आते रहेंगे, यानी एक एडल्ट कंडीशन में पूरे 32 दांत आ जाएंगे। चलो तो देखिए, अगर बच्चे में 20 दांत होते हैं तो उनके एक जबड़े में 10 होंगे, क्योंकि अगर एक जबड़े में 10 है, निचले जबड़े में 10 है, तो ऊपरी जबड़े में भी 10 है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो एक जबड़े में कुल दांत 10 होते हैं क्या? यह बात मुझे सही लग रही है यार, कोई दिक्कत है क्या? यानी पी वाली बात तो बिल्कुल सही है। इस ऑप्शन नंबर बी को हटा दो क्योंकि ये पी को सही नहीं बता रहा। चलिए अब बात करते हैं मोलर टीथ कैसे निकाले। देखिए देखिए दोस्तों, बच्चे में 20 दांत है तो ऊपरी जबड़े में 10, निचले जबड़े में 10। अगर मैं ये 10 समझ लूं तो ऐसे के ऐसे 10 यहां पर होंगे। बिल्कुल सर, तो इस 10 को भी क्यों समझूं? केवल इसको 2 भागों में बांट दूं, केवल इन 5 को समझ लूं, क्योंकि अगर ये समझ में आ गए तो ऐसे के ऐसे ये होंगे। चलो ये समझते हैं दोस्तों। यहां पर जो स्टार्टिंग के जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं इंसिजर यानी कृतंक। क्लियर है क्या दोस्तों? इसके पास में जो एक दांत होता है उसको बोलते हैं कैनायन यानी रत्नक। दोस्तों बच्चों में प्री मोलर यानी अग्रचवर्णक नहीं होते। और दोस्तों ये जो आखिरी के 2 दांत होते हैं वो होते हैं मोलर। जब बच्चा बड़ा होगा तो 1 मोलर एक्स्ट्रा और आ जाएगा। तो ये होता है 2102। आ गई बात समझ में? चलिए अब क्वेश्चन पे करें। क्वेश्चन कहां पर था? ये रहा क्वेश्चन, बताओ। तो प्री मोलर की कुल संख्या अग्रचवर्णक की पूरी संख्या पूरे मुंह में 0 होती है क्या? हाँ, क्योंकि अभी मैंने बताया निचले जबड़े में जैसे ये 5 दांत है, यहां पर एक भी प्री मोलर नहीं है, तो यहां नहीं है तो यहां पर भी नहीं होगा, और निचले जबड़े में नहीं है तो ऊपरी जबड़े में भी नहीं होगा। ये बात मुझे तो बिल्कुल सही लग रही है, क्यू वाली भी। बताओ दोस्तों, कुल कृतंक और कुल रत्नक का अनुपात ये होगा क्या? अभी चेक कर लेते हैं। देखो तो देखो, यहां पर 2 जो दांत होते हैं बच्चे के उसको बोलते हैं इंसिजर यानी कृतंक। इसके पास में दोस्तों एक दांत होता है जिसको कैनायन बोलते हैं, रत्नक बोलते हैं। क्लियर है? तो 2 इंसिजर ये रहे, 2 इंसिजर ये रहे। निचले जबड़े में कुल इंसिजर 4 हो गए, ऊपरी भी 4 होंगे, तो कुल इंसिजर बॉडी में कितने हो गए? 8 हो गए। कैनायन कितने होंगे? यहां पर एक कैनायन तो एक यहां पर, यानी निचले जबड़े में 2 हो गए, पूरे मुंह में 4 हो गए। 8/4 यानी 2:1। दोस्तों ये बात भी मेरे को सही लग रही है। बोला जा रहा है कुल चवर्णक की संख्या और कृतंक की संख्या का अनुपात ये होगा क्या? तो देखिए दोस्तों, मोलर कितने होंगे यहां पर? अगर इन 5 में बात करी जाए, 2 मोलर है, 2 चवर्णक है, और कैनायन कितने हैं? 1 है। तो यही अनुपात पूरे मुंह में भी होगा। आगे बात समझ में? तो ये अनुपात मुझे गलत दिया हुआ है, मुझे तो पी क्यू आर सही लग रहा है। पी क्यू आर सही लग रहा है, बोलो सही बात है क्या? एस भी, एस कहां से सही लग रहा है?
अच्छा सॉरी सॉरी, रेशो ऑफ टोटल मोलर तो इंसीजर पूछ रहा है ना कि कैनाइन पूछ रहा है, मैं माफी चाहता हूं। देखिए दोस्तों, इन 5 में बात करी जाए टोटल मोलर कितने हैं, 2 है। इंसीजर की बात करी जाए, कृतंक की बात करी जाए, 2 है, तो 2/2 यानी 1:1। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस मुझे तो सारे ही सही लग रहे हैं, मैं ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दूंगा। क्वेश्चन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आप तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? दिमाग के तार खुल रहे हैं, दिमाग के तार खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे? और अगर आप लोग ऐसे ही डेली मेहनत करोगे, देखो जब एग्जाम की डेट आती है रोज मुंह उठा के बच्चे आ जाते हैं, जब एग्जाम की डेट आती है ना, फिर एक दिन देखते हैं फिर भग जाते हैं, तो आपको लगता है उनका सिलेक्शन होगा? दोस्तों सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। कोई बात नहीं, आप दिन में 3 घंटे ही पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली आप लोग पढ़ो। और एग्जाम की डेट आ गई तो आप लोगों को अभी को तो पढ़ना ही पड़ेगा इन 30 दिन, तो अगर इन 30 दिन नहीं पढ़ोगे फिर कब पढ़ोगे? क्लियर है? चलिए आ जाओ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मजा आ गया होगा, आ जाओ। तो टीथ के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, चलते हैं थोड़ा सा आगे, टीथ का स्ट्रक्चर भी हम लोग समझेंगे। दांत की बाहरी सतह से अंदर की ओर परतों का सही क्रम कौन सा है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है जैसे हमारा ये जबड़ा है, तो कोई दांत आप लोग जो देखते हो ना, आपको तो कुछ पार्ट ही नजर आता है दांत का, कुछ पार्ट उसका कहां पर होता है, गम्स में होता है, मसूड़ों में होता है, और कुछ पार्टी आप लोग देख पाते हो। तो अगर पूरा का पूरा दांत अगर आप लोग बाहर निकाल लो, ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को दिखेगा। अब होगा क्या, जैसे मान लो मैंने एक चक्कू से ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो अगर अंदर से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दांत की जो सबसे आउटर पार्ट होता है ना, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ये जो सफेद सा पार्ट है ये आपका क्या है, इनेमल है। दोस्तों जस्ट इसके चलोगे तो एक अलग पार्ट देखने को मिलेगा जिसको मैं ब्लैक कलर से दर्शा देता हूं, तो इसको बोलते हैं डेंटिन। इसके भी और अंदर घुसोगे तो काफी खाली जगह मिलेगी जिसे बोलेंगे पल्प कैविटी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा इनेमल, इनेमल के बाद में डेंटिन, डेंटिन के बाद में पल्प कैविटी। इनेमल का कलर होता है व्हाइट यानी सफेद, और डेंटिन का कलर होता है येलो। तो दोस्तों अगर आपके दांतों की सबसे ऊपर वाली लेयर हट गई तो दांत पीले दिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो ऊपरी वाली लेयर है आपकी इनेमल, इनेमल के जस्ट अंदर आता है डेंटिन, तो डेंटिन का कलर होता है पीला, तो इसलिए पीले रंग के दांत नजर आएंगे अगर आप लोगों के दांत वगैरह खराब हो गए तो। पूरे समझ में आ गई बात को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो इनेमल है ये किससे बना होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और दोस्तों एक पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर पूछा जाए इसमें क्या पाया जाता है, इनेमल में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। बहुत बढ़िया। अब एक समस्या मैं बताऊं आप लोगों को, चलो, अगर आप लोग बहुत एसिडिक फूड खाओगे, अम्लीय प्रकृति का भोजन खाओगे, तो आपके मुंह का पीएच मान क्या होगा? देखो पीएच मान क्या होता है, जिससे अम्लीयता का पता पड़ता है। अगर पीएच मान 7 से कम होता है इसका मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय है। तो अगर बहुत अम्लीय प्रकृति का कोई भोजन खाओगे तो आपके मुंह का पीएच 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा? 7 से कम होगा। तो अगर आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, यानी आपके मुंह में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अम्ल है, तो वो जो अम्ल होता है ना, वो इस इनेमल को घोलना शुरू कर देता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो इनेमल को खराब करना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं दांतों में सड़न हो गई, टूथ डिके, दांतों का क्षय हो गया, दांत खराब हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होता है तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। इसलिए बोला जाता है ज्यादा एसिडिक खाना मत खाया करो, जैसे चाय वगैरह में काफी एसिड होता है, ठीक है। और होता क्या है, जैसे मान लो जब कोई आप लोग भोजन लेते हो, फूड लेते हो, तो हमारे माउथ में कई बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, जो इस पे क्रिया करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो जितना ज्यादा एसिड बनेगा उतना ज्यादा नुकसान है आपके मुंह के दांतों के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि गुरुजी क्या हम लोग फूड खाना छोड़ दे क्या? दोस्तों कौन से फूड, जैसे शुगर, स्पेशली शुगर, जैसे मान लो जब चीनी वगैरह आप लोग ज्यादा खाते हो तो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया, मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इसके साथ क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। तो जितना ज्यादा अम्ल बनेगा नुकसान है आपके दांतों के लिए। चलिए बताएंगे, हमारे मुंह में पीएच का मान जब
5.5 से नीचे गिरता है ना, अभी भी मैंने बताया जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन इस बार के टेक्नीशियन में पूछा गया था, पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों। जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हो आप लोग सुबह ब्रश करने के लिए, तो ये टूथपेस्ट कौन से नेचर का होना चाहिए? एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए या बेसिक नेचर का होना चाहिए? दोस्तों आप लोग चाहते हैं हमारे मुंह अम्लीय ना हो, एसिडिक नेचर का ना हो। अगर आप लोग टूथपेस्ट भी एसिडिक नेचर का करेंगे तो आप लोगों के मुंह का पीएच और कम हो जाएगा, दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग बेसिक नेचर का यूज करेंगे, क्षारीय प्रकृति का, जो कि अम्ल के प्रभाव को कम करे। आगे बात समझ में? चलिए, ये क्वेश्चन इस बार का ध्यान से देखिए। टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है, बेसिक नेचर का क्यों होता है? बताओ। तो जब भी हम लोग भोजन करते हैं ना, तो मैंने बताया कि हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस भोजन पे क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं उस अम्ल का प्रभाव कम हो, अम्ल थोड़े से उदासीन हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो आई होप टूथ आपको समझ में आ गया। हमारे मुंह में 3 चीजें होती है, एक तो दांत होता है, उसके बारे में बात कर चुके हैं, बात करेंगे दोस्तों जीभ के बारे में। आ जाओ। तो निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर में स्वादग्राही द्वारा पहचाना जाता है? देखिए दोस्तों, जीभ का काम क्या होता है? 2 काम होता है। एक तो आपके मुंह में जो सलाइवा बना उसको भोजन में मिक्स करना, दूसरा काम क्या होता है? स्वाद भी आप लोगों को जीभ से पता पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी के स्पेशल ऐसे पार्ट जिनसे किसी चीज का अनुभव होता है, सेंस होता है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है ग्यूस्टेटरी रिसेप्टर्स, इनसे टेस्ट का अनुभव होता है, स्वाद का अनुभव होता है। तो दोस्तों ये वाले रिसेप्टर्स कहां पर पाए जाते हैं? हमारे टंग में पाए जाते हैं। और ये वाले रिसेप्टर का काम क्या है? टेस्ट का अनुभव कराते हैं। देखो एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ग्यूस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ये वाले जो रिसेप्टर्स, इनसे टेस्ट का अनुभव होता है। आगे बात समझ में? चलिए बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारे मुंह में दांत और जीभ के अलावा सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां भी पाई जाती है, उसका क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, तो आइए मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए दोस्तों, लार ग्रंथि किसको बोलते हैं? जिनसे लार बनता है। सबसे पहली बात, बहुत बढ़िया, हमारे मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 प्रकार की, अलग अलग प्रकार की। ठीक है, अलग अलग प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। एक का नाम है दोस्तों पैरोटिड, एक का नाम है सबमैंडिबुलर, एक का नाम है सबलिंगुअल। दोस्तों इस पैरोटिड जो है इसकी भी संख्या 2 होती है, जो सब मैंडिबुलर होती है इसकी भी संख्या 2 होती है, और जो सबलिंगुअल होती है इसकी भी संख्या 2 होती है। यानी हमारे मुंह में कुल लार ग्रंथि कितनी होती है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? 6 होती है, याद रख लोगे। चलिए अब बात करते हैं पैरोटिड। दोस्तों इन तीनों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है पैरोटिड। ये कहां पर पाई जाती है? जो कान है ना, इसके पास में पाई जाती है, इस जगह पाई जाती है। तो एक इधर होती है और एक इधर होती है। इन तीनों में साइज में सबसे बड़ी ये होती है। ठीक है, लार्जेस्ट, बिल्कुल। तो पी वाली बात बिल्कुल सही लिखी गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर दोस्तों जो निचले वाला जबड़ा होता है ना, इसके पास में होती है, इनकी भी संख्या 2 होती है, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो सलाइवा यानी लार बनेगा, देखो लार इस वाली से भी बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, सबसे ज्यादा लार इससे बनता है, जबकि सबसे बड़ी नहीं है, तो ध्यान रखना। तो ये क्यू वाली बात भी बिल्कुल सही है। सबलिंगुअल जो ये है, ये साइज में सबसे छोटी होती है, इनकी भी संख्या 2 होती है, लेकिन क्या होती है? साइज में सबसे छोटी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मुझे तो पी क्यू आर तीनों बातें बिल्कुल सही लगी। ऑप्शन नंबर डी टिक करूंगा। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी जो सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलेगा, जो लार निकलेगा, वो कैसे भोजन के पाचन में मदद करता है, ये तो बताओ। तो आ जाइए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, बताओ। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में कुछ विशेष पदार्थ बनते हैं जिसको बोलते हैं एंजाइम।
ये एंजाइम जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बेसिकली भोजन का पाचन कराते हैं, भोजन का पाचन कराते हैं। तो ये जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, इसमें भी कोई एंजाइम पाया जाता है क्या? बिल्कुल। इसमें दोस्तों एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। ये एमाइलेज एंजाइम आप लोगों का पैनक्रियास, अग्नाशय से भी निकलता है और ये सलाइवा में भी पाया जाता है। तो इसलिए इसे हम लोग कई बार लार एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, जिससे क्लियर हो कि कौन से वाले एंजाइम की बात हो रही है। और इस लार एमाइलेज को एक नाम और नाम से जानते हैं, टाइलिन। तो सर ये कैसे पाचन करता है ये वाला जो एंजाइम है? देखिए दोस्तों, जो भोजन आप लोग करते हो क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों आपने सुना है स्टार्च, ये भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट ही है, अनाजों में पाई जाती है, फल में पाई जाती है, सब्जियों में पाई जाती है, तो आप लोग खाते हो ये, तो यानी ये वाली कार्बोहाइड्रेट होती है। अब ये काफी जटिल कार्बोहाइड्रेट है, काफी जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? तो ये एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज बेसिकली इससे थोड़ी सी सिंपल है, ज्यादा सिंपल नहीं है लेकिन इससे थोड़ी सी सिंपल है। आगे बात समझ में? तो स्टार्च को तोड़ने में कौन सहायता करता है? आप लोग बोलोगे एमाइलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, आपके मुंह में भोजन क्या बहुत देर के लिए रहता है या कुछ समय के लिए रहता है? जैसे हमने भोजन किया फिर नीचे गया, कम समय के लिए है ना? तो क्या पूरा का पूरा स्टार्च माल्टोज में टूट पाएगा क्या? क्योंकि भोजन केवल कम समय के लिए है यहां पर। नहीं, तो कुछ स्टार्च का ही यहां पर डाइजेशन होगा। सर बाकी का स्टार्च माल्टोज में कब टूटेगा? अभी आगे चल के धीरे धीरे आपको पता पड़ जाएगा। चलिए आ जाओ। तो बेसिकली जो आप लोगों का स्टार्च था, जो काफी कठिन काफी जटिल था, यह आप लोगों का थोड़ा सिंपल पार्ट में टूट गया, इसको क्या बोलेंगे? माल्टोज बोलेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम है जो कि मानव मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है? तो मैंने आप लोगों को बताया स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो रहा है? मुंह से शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मुंह में जो लार बनता है ना, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, वो इसका पाचन करवा रहा है। तो लार में उपस्थित लार एमाइलेज ये काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। मजा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुंह की बात क्लियर हो गई। मुंह में दांत होते हैं, जीभ होते हैं, लार ग्रंथि होते हैं, तीनों के बारे में पता पड़ गया क्या? अब दोस्तों मुंह के बारे में अगर पता पड़ गया तो दोस्तों मुंह से भोजन इस नली में जाएगा। इस नली के बारे में बात कर ले, ईसोफेगस के बारे में, ग्रास नली के बारे में। चलो, ये क्रमाकुंचन गति क्या होता है? आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे मुंह से भोजन इस नली में जाता है जिसे बोलते हैं ईसोफेगस यानी ग्रास नली। कई बार आप लोग लेट कर खाना खाओगे तब भी दोस्तों भोजन यहां से पेट में ही जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये भोजन की गति करवा कौन रहा है? तो ये जो ग्रास नली होती है ना, इसकी मसल्स में एक विशेष मूवमेंट होता है। कैसे होता है देखो, ध्यान से समझो। जैसे ये नली है, ये भोजन है, तो यहां से जो मसल्स होती है थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है और यहां से फैलती है जिससे भोजन नीचे आएगा। ठीक है, फिर ऊपर से ऐसे संकुचित होगी जिससे भोजन आपका नीचे आएगा, ऐसे, है ना, ऐसे। तो इस मोशन को बोलते हैं पेरिस्टलिसिस, क्रमाकुंचन गति। ठीक है। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि ये जो ईसोफेगस है, ग्रास नली, इसकी लंबाई क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए इसमें कैसी गति होती है, तो पेरिस्टलिसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन। अगर पूछा जाए यहां से भोजन कहां पर जाता है? पेट में जाता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्रमाकुंचन गति का कार्य क्या है बताओ? कहीं ना कहीं भोजन को आगे की ओर लेके जाना। जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? वही वाली नली जिससे भोजन गुजर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन अब ईसोफेगस से यानी ग्रास नली से कहां पर पहुंचेगा मुझे नहीं पता। पाचन तंत्र के किस अंग का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान होता है? देखिए, तो यहां से ईसोफेगस से जो भोजन होगा वो कहां पर दोस्तों? इस अंग में पहुंचता है जिसे आप लोग बोलेंगे स्टमक। दोस्तों इसकी शेप कैसी है?
कुछ ऐसी इसकी शेप है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का जे अक्षर होता है उसके जैसा नहीं लग रहा क्या? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि जो ये इसकी शेप होती है जे अक्षर जैसी होती है। कौन से अंग की? स्टमक की, पेट की। आगे बात समझ में? चलिए बताइए, आ जाओ। अब दोस्तों होता क्या है, ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को करो आप लोग। देखो हमारा जो पेट होता है ना, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, हमारे पेट में दोस्तों कुछ ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि, ग्रंथि किसको बोलते हैं? बॉडी के ऐसे पार्ट जिनसे कुछ ना कुछ पदार्थ निकलता हो। तो इन ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर है? तो दोस्तों इससे एक पदार्थ निकलता है, इस पदार्थ का नाम है जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस। आगे बात समझ में? क्लियर है? अब दोस्तों जठर रस में तीन चीजें होती है, क्या क्या? या फिर मैं बोलूं जठर ग्रंथि तीन चीजें निकालती है, तीन पदार्थ देती है हमको। क्या क्या? एक तो दोस्तों एक अम्ल देती है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ में दोस्तों एक एंजाइम भी देती है, इसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। और साथ में दोस्तों एक पदार्थ भी देती है जिसका नाम है म्यूकस, हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। ध्यान से समझो, ये तीन पदार्थ दिए जाते हैं इस ग्रंथि के द्वारा। और इन तीनों पदार्थों को जब मिला दोगे, इसको मिला के ही क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे, जठर रस बोलेंगे। बात समझ में आई है? नहीं आई? तो दोस्तों जठर ग्रंथि के द्वारा क्या नहीं निकलता है? श्लेष्मा निकलता है, पेप्सिन निकलता है, HCl निकलता है, ये नहीं निकलता। बात समझ में आई क्या? पानी पी लूं क्या? अब कुछ क्वेश्चन का आंसर बता दो, चलो बताओ। किन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस। हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है, इसका पीएच मान बता सकते हो क्या क्या होता है? पीएच मान से पता पड़ता है कौन अम्लीय प्रकृति का है, कौन क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, बता सकते हो क्या? चलो मैं आगे कुछ और चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, फिर आगे धमाधम क्वेश्चन करते रहोगे। देखो पेप्सिन क्या है? ये एक एंजाइम है दोस्तों। एंजाइम किसको बोलते हैं? क्या एंजाइम भोजन का पाचन करवाते हैं क्या? तो ये किसका पाचन करवाता है? तो जब हम लोग भोजन लेते हैं उसमें प्रोटीन भी होता है, तो ये बेसिकली प्रोटीन का पाचन करवाता है। प्रोटीन में किसको, प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है? पेप्टोन में। प्रोटीन जब अमीनो एसिड में टूटेगा, अमीनो अम्ल में टूटेगा, तब आप लोग बोलोगे प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो चुका। अभी के लिए केवल प्रोटीन आपका पेप्टोन में टूटा है। यह काम किसने किया है? पेप्सिन एंजाइम ने किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, HCl का काम क्या है? पेप्सिन एंजाइम अकेला काम नहीं कर सकता, यह इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। इसको एक्टिवेट कौन करता है? सक्रिय कौन करता है? HCl करता है। दूसरी चीज, अगर आपके पेट में HCl है तो ये तो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। अगर हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन जल सकती है, क्या पेट में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों पेट में की आंतरिक, पेट की सुरक्षा के लिए जो ये पदार्थ है ना म्यूकस यानी श्लेष्मा, ये पेट की आंतरिक दीवारों पे जाके ऐसे सेट हो जाता है। तो ये पदार्थ करता क्या है? HCl से प्रभाव, HCl के प्रभाव से पेट को बचाता है। अगर ये नहीं होगा तो HCl आपके पेट के कांटेक्ट में आ जाएगा, पेट में आप लोगों के वहां पर जलन हो जाएगी। क्लियर है? इसको अल्सर भी बोलते हैं कि पेट में अल्सर हो गया, घाव हो जाएंगे आपके पेट में। ठीक है, अब धमाधम सारे क्वेश्चन का आंसर दे दो। चलो अब ये भी मैंने बताया कि जो पेट में जो जठर ग्रंथि के द्वारा एक रस बन रहा है, जठर रस, इसका पीएच मान कितना होता है? मैंने पूछा था, कई बच्चे बताएं, बिल्कुल सही है, 1.2 होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी बड़े बड़े अक्षरों में बोल रही है कि गैस्ट्रिक जूस जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। दोस्तों नींबू के रस का भी साथ के साथ ध्यान रख लो, 2.2। हालांकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, लेकिन आप लोग जठर रस का ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाओ, इनमें से कौन है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और श्लेष्मा स्रावित करता है? ये तीनों चीजें कौन निकालता है? अभी भी मैंने बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां निकालती है। चलो आगे दोस्तों बताइए ये क्वेश्चन, क्या पेट में नाइट्रिक एसिड HNO3 इस वाले अम्ल का निर्माण होता है? कि गलत। पेट में कौन सा अम्ल बनता है? HCl बनता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है क्या? हाँ, ये भोजन के पाचन में कैसे मदद करता है? एक एंजाइम था उसको एक्टिवेट करता है, तो वो पाचन करवा रहा है। और क्या ये पेट को नुकसान पहुंचाता है क्या? नहीं, क्योंकि पेट जो है इसके आंतरिक में श्लेष्मा है, म्यूकस है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। बताओ, चले आगे, वेरी गुड। बताओ, इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। डाइजेशन प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है? अभी भी मैंने बताया, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है इनएक्टिव होता है, सक्रिय नहीं होता। इसको क्या चाहिए? HCl चाहिए, तब जाके एक्टिवेट होता है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, पेट की कहानी हो गई क्या पूरी? मजा आया नहीं आया? चलो, भोजन पेट के बाद में कहां पर जाएगा? इस नली में जाएगा जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। चलो आ जाओ। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? सर क्या है ये, समझाओ। देखिए दोस्तों, हमारी जो छोटी आंत होती है ना, वो देखो यहां से ऐसे शुरू होके ऐसे कुंडली करके ऐसे 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 पूरी यहां तक है। तो छोटी आंत को हमारे 3 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसको अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो छोटी आंत का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ड्यूडिनम। जो दोस्तों बीच वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं जीजूनम। और जो ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं इलियम। यानी जो ड्यूडिनम है, ये किसका पार्ट है? छोटी आंत का। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है, छोटी आंत का कौन सा पार्ट है जो कि बड़ी आंत से जुड़ता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो छोटी आंत है, मान लो ये आपकी छोटी आंत है, ठीक है, और यहां से मान लीजिए दोस्तों क्या है, ये बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत से छोटी आंत का आखिरी पार्ट ही तो जुड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इलियम। ठीक है, तो ये जो छोटी आंत का सबसे आखिरी पार्ट है, यही तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं छोटी आंत का कौन सा भाग है जो कि पेट से जुड़ता है, तो देखिए दोस्तों, जो भोजन होता है आप लोगों का, वो पेट से छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत का सबसे ऊपरी वाला पार्ट पेट से जुड़ेगा। ऊपरी वाले पार्ट का नाम क्या है? ड्यूडिनम। दोस्तों कर लोगे क्या? बताओ, वेरी गुड। चलिए, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अभी भी मैंने बताई थी, याद रख लोगे क्या? 7.5 मीटर, याद रखिएगा। साथ में बड़ी आंत की भी बता दूं, बड़ी आंत की होती है 1.5 मीटर। आप लोग बोलोगे सर लंबाई तो इसकी ज्यादा है, तो इसको छोटी क्यों बोली? और लंबाई इसकी कम है। बड़ी आंत की जो लंबाई है यहां से लेकर, अगर ये पूरी बात करोगे 1.5 मीटर है, तो सर इसको फिर बड़ी आंत क्यों बोली? क्योंकि दोस्तों इस बड़ी आंत की चौड़ाई काफी ज्यादा होती है, छोटी आंत की चौड़ाई काफी कम होती है। ठीक है, आ जाओ, बताओ दोस्तों, लीवर की सही लोकेशन बताओ, लीवर की। तो देखिए होगा क्या, ध्यान से आप लोग समझिए। मैं एक बार डायग्राम बना दूं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा, ठीक है, आ जाओ, बताओ लीवर की सही पोजीशन बताओ। तो देखिए दोस्तों, भोजन आपका पेट से छोटी आंत में आएगा, बहुत बढ़िया। अब हमारे क्या होता है, जैसे ये आप मुझे मान लो, तो मेरा लेफ्ट पार्ट ये हो गया, राइट पार्ट ये हो गया, तो मेरे इस तरफ क्या होता है? लीवर होता है, लीवर। लीवर, तो लीवर की सही लोकेशन क्या है? मेरे राइट में है। यानी आप सामने से देखोगे तो आपको लेफ्ट में लगेगा, ये वाला, ये पोजीशन बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 3 3, फिगर 3, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों, ये जो लीवर है ये करता क्या है? लीवर करता क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, लीवर में एक पदार्थ बनता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस, यानी पित्त रस। ऐसे ऑर्गन जिनसे पदार्थ बनता है उसको ग्लैंड बोलते हैं क्या? हाँ, तो लीवर एक ग्लैंड हो गई क्या? बिल्कुल। और दोस्तों, इससे जो पदार्थ निकलता है उसका नाम है बाइल जूस, यानी पित्त रस, जो कि एक नली के माध्यम से इधर छोटी आंत में आ जाता है। यहां पर आके क्या करेगा, आगे बात करेंगे, टेंशन मत लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बाइल जूस यानी पित्त रस जो डेली बन रहा है, अगर कुछ काम में नहीं आ रहा तो वो कहां पर जाएगा? तो इसी के नीचे एक छोटी सी थैली होती है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, यानी पित्ताशय, पित्त की थैली। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए बाइल जूस संग्रहित कहां पर होता है, आप लोग बोल दोगे कि गॉल ब्लैडर। चलो धमाधम क्वेश्चन कर लो यार। कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ग्रंथि किसको बोलते हैं जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है? दोस्तों लीवर से भी कुछ निकल रहा है, और भी बॉडी में अलग, इनमें सबसे बड़ी जो है ना वो आपकी लीवर, ये ध्यान रखिएगा। तो लीवर एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, और साइज की बात करी जाए सबसे बड़ी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बताएंगे कौन सा पदार्थ है जो कि पित्ताशय में संग्रहित होता है, गॉल ब्लैडर में? अभी भी मैंने बताया है कि लीवर में जो बाइल जूस बनता है वो कहां पर स्टोर हो जाता है? इसी गॉल ब्लैडर में, है ना? तो बाइल जूस बोल दो या सिंपल बाइल बोल दो, बात एक ही है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चले क्या, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो। दोस्तों, ये जो पित्त रस आ रहा है ना,
इसमें कोई एंजाइम होता है क्या? कोई बताएगा क्या? आप लोग बोलोगे कोई एंजाइम नहीं होता। तो सर एंजाइम नहीं होता तो ये पाचन कैसे करेगा? चलो दोस्तों, इसमें कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं, कुछ लवण पाए जाते हैं, ध्यान से आप लोग समझिए। ये जो लवण है ये क्या करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझो। आप जो भोजन लेते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है क्या? अरे दूध दही वगैरह खाते हो, फैट भी होता है क्या? तो दोस्तों फैट कहीं ना कहीं आपके नीचे छोटी आंत तक पहुंच जाएगा क्या? अब फैट जो होता है ना, वसा, इसकी बड़ी बड़ी गोलियां मान लो ऐसी होती है, बड़ी बड़ी गोलियां होती है। अब मान लो आपके बॉडी में कोई एंजाइम है जो कि इसका पाचन करवा सकता है, लेकिन यार इतनी बड़ी बॉल पे वो काम कैसे करेगा? जैसे दोस्तों छोटा सा बच्चा है आपके 2-3 साल का, उसको आप लोग फुटबॉल लाके दे दो या बास्केटबॉल लाके दे दो, हाथ में कैसे पकड़ेगा? पकड़ पाओगे क्या? पकड़ पाएगा क्या? आप तो पकड़ लोगे, मैं तो पकड़ लूंगा, लेकिन वो छोटा सा बच्चा कैसे पकड़ेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पित्त रस में कुछ सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वो इस पे आके ऊपर चिपक जाता है, ऐसे चिपक जाता है, और इसको क्या करते हैं? ऐसे छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देते हैं, छोटी छोटी गोलियों में। तो वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ना, यह काम किसका है? बाइल सॉल्ट का, पित्त लवण का, या पित्त रस में पाए जाने वाले लवण का। और दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, इमल्सिफिकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? पाइसीकरण बोलेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताओ, ऐसा कौन है जो बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को छोटा करता है, जिससे एंजाइम ढंग से काम कर पाए? ये काम कौन करता है? बाइल सॉल्ट करता है, पित्त लवण करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करता है फिर से बता दूं, वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां उस पर जाके चिपक जाते हैं और उसको फाइनली छोटे छोटी गोलियों में तोड़ देता है। बताओ, क्लियर? इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों, डाइजेशन में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? अब मेरी दोस्तों बात ध्यान रखो, अगर पूछा जाए ये जो पित्त रस आता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का? दोस्तों ये क्षारीय प्रकृति का है, तो कहीं ना कहीं ये भोजन को भी क्या बनाएगा? क्षारीय बनाएगा। दूसरी बात क्या है? ये वसा के कणों को छोटे पार्ट में तोड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का धमाधम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहां पर, ठीक है, चलो बताओ, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को या अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करता है? दोस्तों मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि जो भोजन आप लोगों का आएगा आएगा आएगा, ठीक है, अब होगा क्या? लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है, पित्त रस, क्षारीय प्रकृति का है, तो वो कहीं ना कहीं भोजन में तो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भोजन आपका क्षारीय बन रहा है। इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? बाइल जूस, पित्त रस। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में बोल रहा है क्या? कि बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। चलो ये देखो कि अपन को जो, चलो समझ गए ना, इंग्लिश अभी समझ में नहीं आ जाएगी, समझ में नहीं आएगी, तो क्वेश्चन में मतलब यहां पर ये बोला जा रहा था कि जो भोजन है ना इसको क्षारीय बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियास यानी अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलेंगे जो कि इस पे काम नहीं कर पाएंगे, तो भोजन को क्षारीय बनाना जरूरी है। तो ये काम कौन करता है? लीवर से निकलने वाला बाइल जूस करता है, पित्त रस करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अरे गुरुजी आज तो धमाधम समझ में ही नहीं आ रहा कहां से क्या चल रहा है, लेकिन सीक्वेंस चल रहा है, चीजें कनेक्ट कर पा रहा है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, जो पैनक्रियास होता है अग्नाशय, उससे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। कौन सा एंजाइम क्या काम करता है? दोस्तों बात को समझिए, देखो मेरी बात को ध्यान से समझ लो। यहां पर एक अंग होता है जिसका नाम है पैनक्रियास, हिंदी में अग्नाशय। दोस्तों इसको मैं ग्रंथि भी बोलूंगा, क्यों? क्योंकि इससे कुछ पदार्थ निकलता है, जिस अंग से पदार्थ निकलता है उसको ग्लैंड बोल दो, ग्रंथि बोल दो, ठीक है। इससे जो पदार्थ निकलता है उसका नाम क्या है? एक जूस निकलेगा, रस निकलेगा, उसका नाम है पैनक्रिएटिक जूस यानी अग्नाशय रस, जो कि एक नली के माध्यम से छोटी आंत में आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? दोस्तों इसकी एक कंडीशन थी कि मेरे पास में कुछ एंजाइम्स है, लेकिन मैं तभी काम कर पाऊंगा जब भोजन क्षारीय प्रकृति का हो।
तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी? बाइल जूस ने कर दी, पित्त रस ने कर दी, बिल्कुल कर दी। अब इसमें पैनक्रियास से जो पैनक्रिएटिक जूस अग्नाशय रस निकलता है उसमें 3 एंजाइम होते हैं, ध्यान से आप लोग समझो। ये करते क्या है? सबसे पहला एंजाइम एमाइलेज, ये कहीं और भी पाया जा रहा था क्या? हां सर, लार में पाया जा रहा था। तो एमाइलेज ये एंजाइम करता क्या है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो ये क्या करेगा? यहां पर जो स्टार्च है उसको माल्टोज में तोड़ देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये काम तो पहले ही हो चुका। दोस्तों केवल कुछ ही स्टार्च माल्टोज में टूटा था, जो बाकी का स्टार्च है वो माल्टोज में यहां पर टूट जाएगा। दोस्तों क्लियर है? चलिए, लाइपेज क्या करेगा अभी बात करते हैं, और ट्रिप्सिन क्या करेगा? यहां से 3 एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। तो एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देगा। ये बात क्लियर है क्या? दोस्तों लाइपेज क्या करता है? लिपिड का डाइजेशन करता है। लिपिड किसको बोलते हैं? फैट को ही बोलते हैं, वसा को ही बोलते हैं। दोस्तों इसकी एक दिक्कत है, वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है ना उस पर काम नहीं कर पाएगा। क्या ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी? वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में कन्वर्ट करना, ये काम कौन कर चुका? बाइल सॉल्ट, पित्त लवण कर चुके हैं। तो ये एंजाइम क्या करता है? जो लिपिड है यानी जो फैट है उसका पाचन कर देता है ना, और किस में तोड़ देता है? फैटी एसिड में, वसी अम्ल में। मैंने बताया भी था वसा के पाचन से वसी अम्ल मिलता है, साथ में एक पदार्थ और मिलता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? दोस्तों प्रोटीन टूटा था पेप्टाइड में या पेप्टोन में, ये कहानी हुई थी हमारे पेट में। तो दोस्तों आपने भोजन लिया था, उसमें जो प्रोटीन था, प्रोटीन आपका पेप्टाइड में टूट गया है, पेप्टोन में टूट गया, कहां पर? पेट में। अब दोस्तों आगे चलेगा तो ये जो पेप्टाइड है या जो पेप्टोन है इसको और तोड़ना है ना, जिससे अमीनो एसिड बन पाए। तो ये काम कौन करेगा? पैनक्रियास से निकलने वाला एक एंजाइम जिसका नाम है ट्रिप्सिन। तो ये दोस्तों पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। ये काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। दोस्तों मजा आया नहीं आया? बताओ, मजा आया या नहीं आया? चलिए दोस्तों क्वेश्चन कर लो, मजा आ गया तो बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। क्या एमाइलेज पेप्टाइड को तोड़ता है क्या? नहीं तो पी को 1 से मत मिलाओ। क्या एमाइलेज, दोस्तों इसको है ना वो करो, ब्रेक डाउन स्टार्च करो इधर, है ना, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है। तो एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है कि, तो पी आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टाइड को तोड़ता है कि, बिल्कुल आर आपका 1 से हो जाएगा। जो लाइपेज होता है वो फैट का, वसा का पाचन करवाता है कि, बिल्कुल तो ये 2 से हो जाएगा। P3Q2R1, 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 ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, ठीक है। चले आगे, धमाधम आंसर दे रहे हो तुम तो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूं, बाकी मानना या ना मानना आपकी है। हो सकता है आप आगे एलपी भी एग्जाम दो, जेई भी दो, टेक्नीशियन भी दो, जिसमें 40 मार्क्स की साइंस आती है, आरआरबी जेई जिसमें 30 मार्क्स की। एक बार साइंस आप लोग डिटेल में पढ़ लो निर्माण बैच से, मजा आप लोगों को आ जाएगा। विशेष ऑफर चल रहा है 10 तारीख तक। अगर आप लोग सीरियस हो, पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हो मैं ऊपर ऊपर से कर जाऊं और सिलेक्शन ले जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। आप लोग जब एक बार अच्छे से पढ़ते हो तो शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो आप लोग एग्जाम में छोड़ोगे। चलिए अब आते हैं वापस इस पे। दोस्तों अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, समझिएगा। दोस्तों छोटी आंत में क्या क्या हुआ भी आपने देख लिया, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों छोटी आंत में भी क्या बनता है? कुछ जूस बनता है, कुछ रस बनता है, जिससे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस यानी आंत रस। क्लियर है? दोस्तों इसमें भी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। आइए पहले मैं आपको समझाता हूं कि हमारी जो छोटी आंत है ना, इससे एक जूस बनता है जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस यानी आंत रस। इसमें भी कुछ एंजाइम बनते हैं, इसका नाम क्या है? माल्टेज, एक का सुक्रेज, एक का लैक्टेज। अब ये तीनों एंजाइम करेंगे क्या? दोस्तों समझो। दोस्तों आपने जो स्टार्च खाया था, अच्छा मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं, पहले ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। दोस्तों जो भी आप लोग भोजन लेते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है क्या? होती है क्या? अब कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार की होती है। हमारा पर्पज क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ना, या फाइनली हमारी बॉडी में जब जो कार्बोहाइड्रेट है सारी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमको मजा आ जाएगा। दोस्तों सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? एक तो ग्लूकोज होती है, ठीक है दोस्तों, एक होती है फ्रक्टोज और एक गैलेक्टोज। ये नाम याद रख लोगे क्या?
अगर आप लोगों को ग्लूकोज मिल रहा है या फ्रक्टोज मिल रहा है या गैलेक्टोज मिल रहा है, आप लोग बोलोगे कि बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, कंप्लीट पाचन हो चुका। हालांकि मैं बताऊं, हमारी बॉडी में जो ये फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के फाइनली अगर आपको ग्लूकोज मिल गए तो आप लोग बोलोगे सारा काम सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने जो स्टार्च जो था, इसके पाचन से आप लोगों को माल्टोज मिला था या नहीं मिला था? अब माल्टोज का पाचन कौन करेगा? तो माल्टोज का पाचन करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है माल्टेज। ये माल्टोज का पाचन करता है और माल्टोज के पाचन से मिलते हैं दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, या ग्लूकोज के दो अणु मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल रही है क्या? बिल्कुल। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज का पाचन करता है। दोस्तों, सुक्रोज क्या होता है? आप लोग घर में जो चीनी का इस्तेमाल करते हो ना, वो सुक्रोज ही है। तो जो खा रहे हो उसको भी तो पचाना जरूरी है, सुक्रोज को भी तो पचाना जरूरी है। सुक्रोज भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों, ये जो सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रोज का पाचन करा के इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। क्या ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है क्या? दोस्तों, लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज का पाचन करता है। ये भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। जो दूध आप लोग पीते हो उसमें ये वाली कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो ये एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। क्या ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है क्या? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है क्या? बोलो यस और नो। कहीं ना कहीं आपकी छोटी आंत में जो भी कार्बोहाइड्रेट थी वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूट गई। यहां पर आप लोगों को अमीनो अम्ल मिल गए, यानी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। फैट आपका फैटी एसिड में हो गया। तो अगर पूछा जाए कि बॉडी के किस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है, पूर्ण पाचन होता है, आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? छोटी आंत होगा। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। माल्टेज क्या करता है? माल्टेज माल्टोज का डाइजेशन करता है। माल्टोज को फिर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। पी आप लोगों का ये हो जाएगा। सुक्रेज सुक्रोज का डाइजेशन करता है, और सुक्रोज के डाइजेशन से क्या आप लोगों को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलते हैं क्या? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल सही बात है। लैक्टेज लैक्टोज का डाइजेशन करता है, लैक्टोज के डाइजेशन से क्या आपको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है क्या? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है क्या? गलती मत कर देना, नहीं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलता है, ये बात गलत है, ठीक है। तो पी एंड क्यू आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है राइट इट क्लियरली, सही से लिखो, और गुस्सा कर रहा है। तो भैया 20 दिन में आप ये चाह रहे हो कि मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे, अच्छा ऐसे लिख दूं, आपने 6 महीने में कुछ नहीं उखाड़ा, आप लास्ट में क्या उखाड़ोगे? हैं एक बच्चा के बोलता है कि सर आप थोड़ा सा चैप्टर वाइज करवा रहे हो और 5-5 घंटे की क्लास लो। है मैं बेवकूफ बैठा हूं? है खुद ने कुछ मेहनत करी नहीं 6 महीने 1 साल से, और इधर आके कमेंट कर रहे हो मैं पागल हूं जो आपके लिए क्लास लगा रहा हूं, वो करो ये करो। मैं लिख के देता हूं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। उन 2-4 बच्चों की बात कर रहा हूं जो ऐसे बातें करते हैं कि सर 20-20 घंटे की क्लास लगा दो रोज सर, मेरे को सिलेक्शन लेना है। मैं मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा जो ऐसे बात बोलते हैं। आ जाओ। चलिए दोस्तों, किस जगह बॉडी के किस पार्ट में पूर्ण पाचन हो जाता है? चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करी जाए, प्रोटीन का हो जाए, फैट की बात करी जाए, बताओ। छोटी आंत में। दोस्तों, मजा आया क्या? वेरी गुड। चलिए अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इधर बनाता हूं डायग्राम, ध्यान से आप लोग समझना। ये आप लोगों का पेट था दोस्तों, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत थी। दोस्तों, क्या यहां पर पूर्ण पाचन हो गया क्या? क्या कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदल गई? तो जो आप लोगों को सिंपल तत्व मिले वो आप लोगों के कहां पर जाएंगे? ब्लड में जाएंगे, रक्त में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ध्यान से समझो दोस्तों, जो हमारी छोटी आंत है ना, जो हमारी छोटी आंत है, इसमें उंगली जैसे कुछ उभार होते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं विलाई, ठीक है। और दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? रक्त की नलियां होती है, पतली पतली रक्त की नली क्या होती है जिसमें रक्त फ्लो करता रहता है। तो मान लो यहां पर कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना सीधे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। तो अगर बोला जाए छोटी आंत के किस पार्ट के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है? अवशोषण विलाई के द्वारा होता है। बेसिकली दोस्तों, विलाई कर क्या रहा है? मान लो उसको मैंने बड़ा करके दिखाया, विलाई ऐसा है, तो यहां से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहां से भी, 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 यहां से भी। तो कितना बड़ा एरिया प्रोवाइड कर रहा है ये?
अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, कि यहां से भी हो जाओ, यहां से भी, 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 सब जगह से हो जाओ। बताओ क्लियर है क्या? तो चलिए, छोटी आंत में विलाई का कार्य क्या है? ये विलाई कर क्या रहा है? एरिया बढ़ा रहा है, और यहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बोल रहा हूं एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्या एग्जाम में? ठीक है, चलिए बताओ। ये इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों। कई बच्चे बोलते हैं सर साइंस की बुक लाओ। बिल्कुल मुझे पता है आप लोगों ने मेरे से बहुत उम्मीद लगा रखी है। हालांकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप लोग निर्माण बैच पढ़ रखा है या पढ़ रहे हो, आपको कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मेरा वो काम नहीं है कि मेरा ये भी ले लो, बुक भी ले लो, ये भी ले लो। बट हाँ, आपकी बहुत विशेष चाहत है, मैं बिल्कुल उस पर काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता बार बोलना कि यार कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है यार, लाएंगे कभी। आपका प्यार और आशीर्वाद इतना है कि लाएंगे जरूर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। अभी टारगेट केवल अभी ग्रुप डी का रखो, ग्रुप डी का एग्जाम देना है, डेली क्लास लेनी है, मेहनत करनी है, अभी सिर्फ उस पर ध्यान रखो। विलाई के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों जब ये क्वेश्चन आया ना, बच्चे बाहर आके बोले कि सर इस बार स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछ रहा है, कथन वाले प्रश्न पूछ रहा है सर। तो आप क्या चाहते हो एग्जाम में ये पूछा जाए? विलाई ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसमें कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5। अरे यार विलाई आपके सिलेबस में तो यार, अब वो चाहे 3 स्टेटमेंट पूछे इसके बारे में, 2 पूछे, 4 पूछे, कुछ भी पूछे यार, आपको अगर कंसेप्ट आता है आप लोग आराम से कर लोगे। बताओ। तो विलाई अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विलाई के अंदर मैंने बोला रक्त मतलब नलियां होती है जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ब्लड वेसल्स होती है क्या? रक्त वाहिका होती है क्या? रक्त नलिका होती है क्या? बिल्कुल सही बात है। क्या ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती है क्या? एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में इसका कोई योगदान है कि नहीं? वो काम तो किडनी का है दोस्तों। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जो भी पोषक तत्व आपको मिले वो विलाई के द्वारा ही तो एब्जॉर्ब होंगे। तो दोस्तों मुझे तो यार ये भी सही लग रहा है, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? चले आगे, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, आप पानी भी पीते हो क्या? पानी भी पीते हो क्या? तो जो पानी आपने पिया, मान लो अगर वो भी छोटी आंत से एब्जॉर्ब हो गया तो एक दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? जैसे मान लो जो भोजन नहीं पचा उसको आगे लेके जाना है ना, तो अगर मान लो सारा का सारा पानी यहीं से अवशोषित हो गया तो यहां पर पानी बचेगा ही नहीं, ये काफी हार्ड हो जाएगा, आपका मल कठोर हो जाएगा, तो ये आगे जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से कब्जी हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो बड़ी आंत है ना, तो जब ये यहां से निकले ना तो इसमें जो पानी है वो बड़ी आंत से एब्जॉर्ब हो हमारी बॉडी में। ठीक है, आ जाओ। तो अपचित भोजन में जो पानी होता है या कुछ सॉल्ट और जो एब्जॉर्ब नहीं हुए वो कहां पर होता है? बड़ी आंत में होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत के देखो, बड़ी आंत क्या होती है? यहां से लेकर पूरी यहां तक। बड़ी आंत की लंबाई मैंने बता दिया 1 से 1.5 मीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, डायमीटर इसका ज्यादा होता है, चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है 3 इंच। छोटी आंत की लगभग 1 इंच होती है। क्लियर है? चलिए, तो इसके 3 पार्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहला यहां पर एक पार्ट जिसको बोलेंगे सीकम दोस्तों, ये पूरा पार्ट जिसे बोलेंगे कोलोन, और दोस्तों ये आखिरी वाला पार्ट जहां पर आपका मल संग्रहित होता है इसको बोलते हैं रेक्टम यानी मलाशय, और इसका जहां पर जो छेद होता है ना इसको बोलते हैं एनस, जिससे मल बाहर निकलता है। क्लियर है? चलिए, हाँ, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बताओ, एक सीकम, एक कोलोन और एक रेक्टम। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है? देखिए दोस्तों, जो वो खाते हैं ना चारा वगैरह, ये तो उस घास चारे इनमें एक कार्बोहाइड्रेट होती है जिसका नाम है सेल्यूलोज। हम तो ज्यादा थोड़ी खाते हैं घास वगैरह, हम तो रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इससे गुजरे उसका पाचन होता रहे। हमारी तो बहुत कम लंबाई होती है छोटी आंत की।
लेकिन जो शाकाहारी जीव होते हैं ना, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनकी छोटी हाथ की लंबाई काफी ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा सेशन? सेशन बढ़िया लगा या नहीं लगा? बताओ बताओ, सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा? तो मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग करेंगे ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में सर्कुलेशन भी उसी में कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सेम टाइम वही, मतलब हो सकता 10 एक मिनट लेट हो जाती है अपनी क्लास, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आते हैं पूरी एनर्जी के साथ में। लेकिन दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी। केवल 20-25 दिन आप लोग डेली डिसिप्लिन से मेहनत कर लो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लास्ट के 20-22 दिन में भी अगर आप लोगों ने कमी छोड़ दी तो फिर यार कैसे होगा सिलेक्शन? जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं शिद्दत से, तो आपको क्या दिक्कत है? क्लास में आना ही तो है, डेली पढ़ना है, समझना है, चीजें आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। मजा आया नहीं आया? प्रॉमिस करो कि डे 2 भी सर कंप्लीट हो गया, ऐसे लिखो, डे 1 भी हो गया, डे 2 भी हो गया, जिससे आपको मोटिवेशन आए कि मैंने 2 दिन क्लास लिया है। और फिर कल वाली क्लास जैसे खत्म हो जाए तो आप डे 3 भी कर देना, ठीक है? सभी कमेंट करना। चलिए दोस्तों, साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच, जिसका प्राइस है 799, विशेष कूपन कोड आप लोग लगा के 200 रुपए का ऑफ पा सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है सर। डेमो है क्या? डेमो भी है, सब कुछ है, ठीक है? तो कूपन कोड यूज करिएगा SM200, पूरे 200 रुपए का ऑफ मात्र 599 में पड़ जाएगा। 6 to 10 तक की एनसीईआरटी कवर है, क्योंकि रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है वो 6ठी से 10वीं तक का कहीं का भी पूछ लेता है, तो आपका एक बार में कवर हो जाएगा। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। डेली लाइव क्लास होती है 1 बजे, अगर मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2026 तक के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। साथ में जैसे एक चैप्टर पूरा हो जाके टेस्ट लगा लो, फ्री है, और 1 साल की वैलिडिटी है। जैसे ही ज्वाइन करोगे उससे 1 साल तक आप लोग देख पाओगे। तो प्ले स्टोर पे जाओगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, निर्माण बैच में, तो यहाँ पर कूपन कोड लगा हुआ आएगा, जैसे SM200 आप लोग लगाओगे 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।